हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। लेकर आया हूं मैं एक और सेट आपके किसके लिए तैयारी करना है सीयूईटी की 2023 में। और हमें टॉप यूनिवर्सिटी को हासिल करना है। उसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल एकदम 100% होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसी लिए मैं लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का एक और शॉर्ट, जिसमें आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते ही हैं। क्योंकि आपको पता होगा आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। 50। 50 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 40, टाइम मिलेगा 45। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए आज की सेट में देखेंगे कि कौन कौन से 50 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपयोगिता गणनावाचक, गणनावाचक को कार्डिनल भी बोलते हैं, जिसको गिना जा सकता है। तो गणनावाचक सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। वहीं पर जो प्रोफेसर हिक्स है, इन्होंने दिया था क्रमवाचक दृष्टिकोण। कौन सा दिया था? क्रमवाचक। ठीक है ना। फिर प्रोफेसर कीन्स, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने जो है रोजगार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। और जो प्रोफेसर पीगू है, इनको कहा जाता है कि मार्शल के साथ साथ ये जो है अर्थशास्त्र के कल्याणवादी विचारधारा देने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग विचारधारा है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था, उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। बहुत ही जल्दी मैं हर किसी अर्थशास्त्री के मेन मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होता है। आपको बताना है कि कौन सा समय होता है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना। वो समय कौन सा होता है? दीर्घकाल। दीर्घकाल में ही उत्पादन के सभी साधन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अल्पकाल में अगर उत्पादन की साधन की बात करते हैं, अल्पकाल में दो प्रकार के साधन होते हैं। एक साधन जिसको परिवर्तनशील नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं स्थिर साधन। क्या बोलते हैं? स्थिर साधन। और दूसरा जिसको परिवर्तन, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील साधन। लेकिन ठीक है ना, लेकिन दीर्घकाल का है, दीर्घकाल का मतलब होता है एक ऐसा समय जहां पर इतना समय होता है कि सभी साधनों को परिवर्तित किया जाए। इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उदासीनता वक्र कैसा होता है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की और उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये उदासीनता वक्र बना है, इस तरह से बनता है। उन्नतोदर का मतलब होता है ये जो मूल बिंदु है, ये वाला जीरो, ये जीरो से उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है। ये कभी भी किसी भी अक्ष को नहीं छूता है। जब ये किसी भी अक्ष को नहीं छुएगा, ना ही एक्स को ना ही वाई को, तो ऐसे में इसका जो आकार होता है वो मूल बिंदु के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ होता चला जाता है। इसलिए बोलते हैं मूल बिंदु बिंदु की ओर उन्नतोदर। जबकि वहीं पर अवनतोदर की बात करते हैं, ये बनता है हमारा पीपीसी गया। कौन सा? उत्पादन संभावना वक्र, ये अवनतोदर होता है। बस कॉन्सेप्ट समझ लो। जो उदासीनता वक्र है वो उन्नतोदर होता है, उल्टी दिशा में होता है मूल बिंदु के। जबकि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो अवनतोदर होता है, मूल बिंदु को छूता हुआ होता है। राइट। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग, एक मान लो ए और बी है। अगर ए का यूज नहीं करना है तो बी का करेंगे, बी का नहीं करना है ए का करना है। जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, या तो चाय पियेंगे या तो कॉफी पियेंगे, एक दूसरे के जगह पर। तो ऐसी वस्तु क्या कहा जाता है? पूरक वस्तु, आरामदायक वस्तु है, ये स्थानापन्न वस्तु। राइट आंसर इज स्थानापन्न वस्तु कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा उत्पत्ति का साधन है। अगर उत्पत्ति के साधन मतलब उत्पादन के लिए साधनों का, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तीनों ही है, तो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, एम आर को प्रदर्शित किया जाता है। एम आर को कैसे दिखेंगे? एम आर का मतलब होता है सीमांत आगम। क्या बोलते हैं? सीमांत आगम बोला जाता है। सीमांत आगम का मतलब होता है कि उत्पत्ति के अतिरिक्त साधन को बेच, उत्पत्ति के अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब यहाँ पर बात किया जाएगा कुल आगम में परिवर्तन। ठीक है ना। और साथ ही साथ इकाई में परिवर्तन, इकाई में परिवर्तन। तो कुल आगम में परिवर्तन और इकाई में परिवर्तन कौन से को शो कर रहा है? दैट इज ये वाला ऑप्शन बी। डेल्टा टी आर, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, टी आर का मतलब टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल आगम में परिवर्तन और ये इकाइयों में परिवर्तन। तो एम आर को प्रदर्शित करने वाला ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार की विशेषता कौन सी नहीं है? एकाधिकार मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर केवल और केवल वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और उसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? लिखा हुआ एक क्रेता अनेक विक्रेता। क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला। जबकि ऑपोजिट बताया गया है, यहाँ पर एक विक्रेता होता है और अनेक। इसका मतलब यही पहला वाला ही हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। अब इसी को चूज करेंगे क्योंकि तीनों ही जो है देखिए निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है,
नए फर्मों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही जब गलत है तो ये तो होगा ही नहीं, इनका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र की ढाल होती है कैसी? मांग वक्र की ढाल, मांग वक्र हमने देखा ना, ये हो गया मांग वक्र, इस तरह से होता है, ठीक है ना, डिमांड कर्व, ठीक है ना। इसका मतलब कीमत में वृद्धि, कीमत जितनी है, अगर कीमत में कमी होती है तो ऑटोमेटिक कीमत कम हो रही है, तो मांग की मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है, जैसे मांग वक्र ऊपर से नीचे तक गिरता हुआ, सो डैट मांग वक्र का ढाल हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। धनात्मक कौन होता है? पूर्ति वक्र का होता है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? अगर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की बात करते हैं तो क्या होगा? साधनों का आवंटन करना, आर्थिक विकास करना, साधनों का कुशल प्रयोग करना, ये सारे केंद्रीय समस्या के अंतर्गत समझ आता है, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली आपने क्या पढ़ा हुआ? केंद्रीय समस्या मूलभूत आवश्यकता तीन, लेकिन यहाँ पर साधनों का आवंटन होता है, आर्थिक विकास, ये भी केंद्र की ही सोचना है कि किस तरह से देश को जो है विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए। तो तीनों ही जो है इस कैटेगरी में आते हैं। हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? अगर हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ऐसी अर्थशास्त्र होती है जहाँ पर अर्थव्यवस्था की जो है व्यक्तिगत समस्याओं का, सूक्ष्म समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें वस्तु कीमत का निर्धारण, वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों की कीमत का निर्धारण, आर्थिक कल्याण किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों के बारे में बात किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे क्योंकि तीनों ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ति बेरोजगार होती है कब? पूर्ति बेरोजगार कब होती है? पूर्ति बेरोजगार का मतलब होता है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन से भी जब वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, उस स्थिति को बोलते हैं पूर्ति बेरोजगार। ये कब होता है? कि कीमत बदल रही है लेकिन पूर्ति नहीं बदल पा रही, ये होता है अति अल्पकाल में। क्योंकि अति अल्पकाल में आप वस्तु की पूर्ति या उत्पादन को ना बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? आपको बताना है उत्पत्ति का साधन कौन सा नहीं है। भूमि उत्पत्ति का साधन है, श्रम उत्पत्ति का साधन है, पूंजी भी उत्पत्ति का साधन, केवल मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। ये उत्पत्ति का साधन नहीं है। मुद्रा केवल और केवल एक क्या होता है? एक माध्यम होता है, ये साधन नहीं है, केवल क्या है? एक माध्यम है, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्रय विक्रय विनिमय वगैरह पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोस किस भाषा का शब्द है? बताना है। माइक्रोस, माइक्रोस का अर्थ क्या होता है? माइक्रोस का अर्थ होता है सूक्ष्म, यानी कि छोटा। तो ये किस भाषा का शब्द है? तो आंसर होगा ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या का अर्थ होता है कि जब हमारे पास साधन सीमित होते हैं, क्या होते हैं? साधन सीमित होते हैं, जबकि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी होती है? लोगों की आवश्यकता होती है असीमित। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, और पॉसिबल ही नहीं है हर एक आवश्यकता की हम पूर्ति कर सकें। इसका मतलब हमें आवश्यकता और साधनों के प्रयोग के बीच में सही चुनाव करना पड़ता है। तो इसका मतलब आर्थिक समस्या अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या को बताता है। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? अगर हम उपयोगिता की विशेषता की बात करते हैं, कौन सा है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल सही है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है क्योंकि हर वस्तु की व्यक्ति के अनुसार उपयोगिता बदलती चली जाती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों जब सही है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, उपयोगिता को मापा जा सकता है? बताना है आपको। क्या उपयोगिता को आप माप सकते हैं? मापा जा सकता है तो किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तु के वजन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। वस्तु की उपयोगिता को केवल और केवल उसकी, उसके पीछे व्यय की गई मुद्रा के द्वारा। अगर मान लो किसी वस्तु के लिए आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी, उसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो मुद्रा के द्वारा ही उपयोगिता को मापा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। उन्हीं का था किसी वस्तु की उपयोगिता को उसके पीछे व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के आधार पर हम माप सकते हैं। 17, निम्न में से कौन गोशिन का दूसरा नियम कहता है? गोशिन के दूसरे नियम को बताना है। तो उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता का नियम। ये जो सीमांत उपयोगिता का नियम है ये से बोलते हैं गोशिन का दूसरा नियम। और गोशिन का प्रथम नियम जो है वो है कौन सा? सीमांत, इसको बोलते हैं ह्रासमान सीमांत
उपयोगिता का नियम, ये प्रथम नियम है और ये द्वितीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो ये मांग क्या कहलाती है? एक्स वस्तु के परिवर्तन से वाई वस्तु की में परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम तिरछी मांग। क्या बोलेंगे? तिरछी मांग। क्योंकि यहाँ पर एक्स की कीमत अगर बढ़ जाए तो उससे जो है वाई की मांग बढ़ जाएगी। एक्स की कीमत घट जाए तो वाई की मांग बढ़ जाएगी। एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग का परिवर्तन होना, इसको तिरछी मांग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। फिर किसका होता है? उत्पत्ति के साधनों का होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये पता किया जाता है कि उत्पादन के साधनों में और उत्पादन की मात्रा के बीच में क्या संबंध है, कितने साधनों के उत्पादन प्रयोग करने से कितने उत्पादन में वृद्धि या कमी होती है, इस चीज को उत्पादन फलन बताता है। मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत के तीन भाग होते हैं, सामान्य लाभ, व्यक्त लागत है, अव्यक्त लागत है। व्यक्त को स्पष्ट भी बोलते हैं और अव्यक्त को अस्पष्ट भी बोला जाता है। तो ऐसे मतलब तीनों ही जो इसका है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थव्यवस्था के सामूहिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, ये तीनों ही समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। तो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? अगर पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, पूंजी मतलब, जब पूंजी का मतलब होता है जब आप संपत्ति को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो उसको क्या कर, जब भी पूंजी या फिर संपत्ति की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है पूंजी निर्माण। इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला जाएगा इसको? कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? अगर प्रवाह की बात करते हैं, उपभोग, आय, निवेश, ये तीनों ही प्रवाह का उदाहरण, क्योंकि तीनों ही समय के अनुसार, उपभोग समय के आधार पर निर्भर करता है, आय समय के आधार पर निर्भर करता है, निवेश समय के आधार पर निर्भर, ये तीनों ही समय के आधार पर ही तय किया जाता है। ऐसे में इसको उपरोक्त सभी, क्योंकि जो समय पर निर्भर होता है उसे प्रभाव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित होता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, यातायात। तो अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें कृषि का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। खुदरा व्यापार ये तृतीयक में आता है, लघु उद्योग द्वितीयक में आता है। क्वेश्चन नंबर 25, एनएनपी एमपी निम्न में से किसके बराबर होगा? एनएनपी एमपी की बात करते हैं तो एनएनपी एमपी को कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए होता है एनएनपी एमपी माइनस घिसावट व्यय। क्योंकि ग्रॉस, जी का मतलब होता है ग्रॉस, जब भी ग्रॉस में से घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट। क्या मिलेगा? नेट। बाकी सभी सेम है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जीएनपी में से घिसावट, घिसावट व्यय को हम क्या बोला जाता है? दूसरा नाम इसका होता है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मूल्यह्रास के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय में निम्न में से कौन शामिल है? अगर राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय में लगान, लाभ, वेतन, ब्याज, ये सब शामिल होता है। देखिए ये चारों जो है राष्ट्रीय लाभ, दो बार लिखा गया है, चारों जो है राष्ट्रीय आय का भाग होता है, क्योंकि इन चारों को जोड़ेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा? घरेलू आय की प्राप्ति होगी। और घरेलू आय से बाद में राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, तीनों ही शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आय की गणना, गणना लिखा हुआ सॉरी, राष्ट्रीय आय की गणना होगा यहाँ पर, में किस किस को सम्मिलित की जाती है? पुरानी सम्मिलित नहीं की जाती है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं, मध्यवर्ती मूल्य नहीं, दोनों ही सम्मिलित किया जाता है। कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। बाद में 1949 में ये जो है स्वायत्त संस्था थी, प्राइवेट रूप से काम करती। बाद में 1949 में आज़ादी के बाद इसको जो है राष्ट्रीयकरण किया गया और एक सरकारी संस्था की, स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी घोषणा की गई। क्वेश्चन 30, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? एक ऐसा स्तर जहाँ पर संतुलन स्तर वहां पर होता है जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है।
कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा? अगर न्यून मांग है, न्यून मांग एक ऐसी दशा होती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई में, कि जितना भी सामूहिक मांग है वो उसकी सामूहिक पूर्ति से कम होती है। उस स्थिति को बोलते हैं अपूर्ण रोजगार संतुलन का स्तर। अपूर्ण रोजगार संतुलन का स्तर। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से कौन से बैंक में आता है? पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करें तो ये देश का व्यापारिक बैंक है। साख मुद्रा का विस्तार होता है तब नगद कोष अनुपात में क्या किया? साख मुद्रा का विस्तार करना है तो नगद कोष अनुपात, जिसको शॉर्टकट में हम सीआरआर भी बोलते हैं, इसके साथ क्या किया जाएगा? साख मुद्रा का वृद्धि तभी हो जाएगा तो सीआरआर को जब क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर एक। क्योंकि अगर बढ़ाया जाता है तो साख मुद्रा का क्या किया होता है? यहाँ पर संकुचन होता है, कमी होती है। साख मुद्रा का विस्तार तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में क्या हो? अर्थव्यवस्था में जब मंदी की स्थिति होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन, अविस्फीतिक अंतराल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताना है भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ये किया गया था 1969 में, 1969 में। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारत में मुद्रा पूर्ति का नियमन करने वाली संस्था जो है वो है केंद्रीय बैंक। और भारत में केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है किस रूप में? प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज के भुगतान। जो भी राजकोषीय घाटा होता है इसको इंग्लिश में बुलाया जाता है फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट में जितना भी ब्याज भुगतान कर दिया गया है, मतलब विदेशों से लिया जाने वाले ब्याज की, उस सबको माइनस करने का जो बचता है वो प्राथमिक घाटा होता है। प्राथमिक घाटा मतलब देश के विकास के लिए जो घाटा उठाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन एक कर प्राप्ति नहीं है? कर प्राप्ति की बात कर रहे हैं, कौन सा कर प्राप्ति नहीं है? आयकर, टैक्स है, निगम का, इसके सब में कर लगा हुआ तो सारे टैक्स है। केवल एक फीस है जो टैक्स नहीं है, क्योंकि फीस जो है स्पेसिफिक कार्य के बदले में दिया जाता है। और ये टैक्स जो है अनिवार्य भुगतान होता है, ये करना ही पड़ता है। इसके बदले में कोई इसको स्पेशल सेवा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि फीस आप तभी दोगे जब आप किसी सेवा का फायदा उठाओगे, सेवा मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से असंतुलित बजट कौन सा है? असंतुलित बजट की बात करते हैं, बजट का एक ऐसा रूप जहां बजट की प्राप्तियां और बजट के जो व्यय होते हैं ये दोनों बराबर नहीं होते। जहां पर प्राप्ति और व्यय बराबर नहीं होते उसे असंतुलित बजट कहते हैं। और अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट ये दोनों ही असंतुलित बजट का रूप होता है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, जिस प्रकार प्रणाली में करों की दर और आय वृद्धि के साथ साथ घटती चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अगर आय में वृद्धि है, आय में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर करों की दर आय में वृद्धि से घटती चली, यानी कि आपका जो टैक्स होता है आपके आय के अनुपात कम होती चली जाती है, उसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रतिगामी कर। क्या बोलेंगे? प्रतिगामी कर। बेसिकली ये कर जो होता है इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर बोलेंगे। क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा और टैक्स है 10% का, तो आपको 1,000 रुपए का टैक्स। इस समय आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम 50,000 है। आपकी इनकम बढ़ के 1,00,000 रुपए हो जाए तब भी आपको टैक्स 1,000 ही देना है। इसका मतलब आय के अनुपात में टैक्स में वृद्धि नहीं हुई। 1,000 की 1,00,000 के हिसाब से 10,000 कम हो गया। इसके मतलब ये होगा, इसको प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? भुगतान शेष के अंतर्गत सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, चाहे दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो, चाहे पूंजी अंतरण हो। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में करेंसी निर्गमित करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में करेंसी को निर्गमित करने वाली संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यस। क्वेश्चन नंबर 42, कीन्स द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? अगर कीन्स ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेंशन मनी। और ये पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वो कब लिखी है? इस पुस्तक को लिखने का समय था 1936, और उसको लिखा था जब हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है 1929 में जो है एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसको ठीक है ना, जब पूरी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी छाई होती है, उसको दूर करने के लिए कीन्स ने इकोनॉमी को स्टडी किया और इस पुस्तक को लिखा और 1936 में इसको प्रकाशित किया। उसके बाद अर्थव्यवस्था में एक्चुअली में जो है वृद्धि होनी शुरू हुई। तो पूरे इकोनॉमी को सुधारने के लिए कीन्स का बहुत बड़ा योगदान रहा उसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 43, पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? पैमाने के प्रतिफल का संबंध जो है उत्पादन फलन के दीर्घकालीन नियम से है, यानी कि ये एक दीर्घकालीन अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, अनुपातिक करों में वृद्धि में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या होती है? अगर करों में वृद्धि होती है, ठीक है ना, अगर आपके करों में वृद्धि होती है तो आपको बताना है कि इससे जो है उपभोग प्रवृत्ति में क्या होगी। अगर करों में वृद्धि होती है तो उपभोग प्रवृत्ति में क्या हो जाएगी? कमी। क्यों? टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। टैक्स ज्यादा पड़ेंगे तो आपके पास कंजप्शन के लिए पैसे, कंजप्शन के लिए क्या रहेगा? अमाउंट कम रहेगा। ऐसे भी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है? बजट रेखा का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। बजट रेखा का ढाल ऊपर से नीचे और गिरता हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर आय का विभिन्न वस्तुओं में सामंजस्य किया जाता है। अगर दो वस्तुओं बीच में हम सामंजस्य करने जाए तो एक वस्तु को बढ़ाएंगे तो दूसरी को घटाना पड़ेगा। ऐसे में ऋणात्मक ढाल बना लेता है ये। क्वेश्चन नंबर 46, मांग फलन क्या है? मांग फलन का मतलब होता है कि वस्तु की मांग की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच में संबंध। तो वस्तु की कीमत और मांग में जो संबंध होता है उसे मांग फलन कहते हैं। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। 47, निम्न में से चालू घाटे का घटक नहीं है। कौन सा चालू घाटे का घटक नहीं है? चालू घाटा, ठीक है ना, वस्तुओं के व्यापार, व्यापार सेवाओं में व्यापार, अंतर, ये तीनों ही जो है चालू घाटे के अंतर्गत आता है, चालू खाते में आता है। या विदेशी ऋण जो होता है ये पूंजी खाते का भाग है, इसलिए इसको इसके अंदर शामिल नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे हम। मानवीय श्रम का पारिश्रमिक, मानवीय श्रम के बदले में क्या दिया जाता है? लगान, ब्याज, लाभ। आंसर है मजदूरी। मानवीय श्रम के मजदूरी या फिर वेतन, और नॉर्मली इसको पारिश्रमिक भी बोला जाता है। आपको ध्यान में, पारिश्रमिक। क्वेश्चन नंबर 49, जिस बाजार की संरचना में दो विक्रेता होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में संरचना में दो विक्रेता, उसको बोलते हैं द्विधिकार, यानी कि दो का अधिकार। ये अल्पाधिकार बाजार का एक रूप होता है, और एक अधिकार से ऊपर एक अधिकार में एक ही होता है, यहाँ पर दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, कुल परिवर्ती लागत शून्य होती है कब? कुल परिवर्ती लागत उस टाइम शून्य होती है जब निर्गत शून्य होता है, मतलब जब साधन जीरो होते हैं, क्योंकि साधनों का प्रयोग ही नहीं हुआ। जब साधनों का प्रयोग ही नहीं है तो ऐसे में उत्पादन भी नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो कुल परिवर्तनीय लागत भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके सेट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह मैं लगातार आपके एग्जाम होने तक कुछ नया ना कुछ आपको बताता रहूंगा, डेली कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ये माइक्रो एंड मैक्रो से रहा, इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम के लिए रेडी हो सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के बीच में।